Jai Hind all my dear students. So today we are going to start our new topic of this chapter, that is the sexual reproduction. Previously we have covered asexual mode of reproduction, right? So we have learned some of the methods. We have learned some of the methods of asexual mode of reproduction. What are those methods? Fission, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation, right? Spore formation, tissue culture, right? And we have also covered what is the importance of variation, right? So today we are trying to understand the sexual mode of reproduction. Clear? So why the now the first question they have written here, why the sexual mode of reproduction? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस लिए? ठीक है, तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक, व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, राइट? स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, राइट? और we can also say that for studying the process of evolution, right? Sexual mode of reproduction, it also helps in studying the process of evolution. That's why we are studying the sexual mode of reproduction, right? The first question is clear. Why the sexual mode of reproduction, right? Why the sexual mode of reproduction? And we have already discussed the differences between asexual mode of reproduction and the सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट? तो ये आप मुझे डिफरेंसेस बताओगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बीच में और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, है ना? चलिए, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज ऑफ द सेलुलर एपरेटस. मतलब क्या हुआ यहाँ पर? क्रिएशन हुआ दो नई सेल्स का, ठीक है? द क्रिएशन, एक सेल डिवाइड करेगी, डिवाइड करने से पहले जो न्यूक्लियस है उसका साइज इंक्रीज होगा, है ना? न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होगा, फाइनली वो किस में डिवाइड करेगी? दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएगी. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए. तो उसमें क्या होता है? डीएनए कॉपिंग का एक प्रोसीजर होता है ना? डीएनए से डीएनए का बनना, दैट इज डीएनए कॉपिंग. एंड मोर करेक्टली वी कैन कॉल्ड इट डीएनए रेप्लिकेशन, राइट? डीएनए विल फॉर्म द कॉपीज, राइट? डीएनए विल फॉर्म द कॉपीज एंड इट इज नोन एज द डीएनए रेप्लिकेशन. बट डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए कॉपिंग है वो प्रोकैरियोट्स में अलग मैकेनिज्म है और यूकैरियोट्स में अलग मैकेनिज्म है. प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स का मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा बैक्टीरिया में, वहाँ पर अलग मैकेनिज्म होगा. लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, राइट, जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, राइट? So that we are not discussing how the mechanism will takes place, right? So the creation of two new cells from one involves the copying of DNA as well as of the cellular apparatus, right? तो ये हमें बात समझ में आ गई, है ना? ये हमें बात समझ में आ गई. DNA copying cannot be absolutely accurate. जो डीएनए कॉपिंग होगा वो एक बिल्कुल ही absolutely accurate नहीं होगा, right? And the resultant errors are a source of variations in population of organisms. मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन है, एक तो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं है वो, ठीक है? एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं है, और उसमें क्या होगा? कुछ एरर्स होते रहेंगे, ठीक है? जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उसमें एरर्स भी होते हैं. एंड आर ए सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और वही क्या है? वो एक सोर्स है किसका? वेरिएशन का, डिफरेंस का. वेरिएशन का मतलब डिफरेंस इन द ऑर्गेनिजम्स. बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको लेक्चर के साथ ही याद रहे, है ना? तो क्या लिखा है यहाँ पर? रिजल्टेंट एरर्स आर ए सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स,
राइट। तो वेरिएशन आएगा पॉपुलेशन के अंदर, तो उसमें जरा थोड़ा बहुत एरर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेरिएशन आएगा। और वेरिएशन किस में देखने को मिलेगा, हमें पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, राइट। देन व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कांट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन। कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो किससे प्रोटेक्टेड नहीं हुआ है, वो वेरिएशन से प्रोटेक्टेड नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक इंडिविजुअल में वेरिएशन है ना, हर एक इंडिविजुअल में वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। बट इन ए पॉपुलेशंस वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर एंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। लेकिन अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वेरिएशन किस लिए यूजफुल है, वो सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए, राइट। सो वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर एंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। जैसे हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया वाला एक एग्जांपल लिया था, राइट। सो देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, वन ऑफ देम आर ससेप्टेबल, राइट, एंड वन ऑफ द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट, राइट। और उस जगह पर हमने क्या करा था, टेम्परेचर को इंक्रीज, उस पॉपुलेशन में टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया था। तो जो ससेप्टेबल वाले थे वो डाई हो गए थे, और जो रेजिस्टेंट वाले थे जो वो सर्वाइव हो गए, है ना। जो रेजिस्टेंट, यानी कि रेजिस्टेंट वाले कौन से हो गए, वो वेरिएंट्स हो गए, है ना। रेजिस्टेंट वाले क्या हो गए, वो वेरिएंट हो गए। तो क्या लिखा है यहाँ पर, एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कांट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशंस, बट इन ए पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर एंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। वो उसके सर्वाइवल को एंश्योर कर रहे हैं। क्लियर। चलिए, इफ ऑर्गेनिजम्स केम अप विद रिप्रोडक्टिव मोड्स, अगर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव मोड होगा, दैट अलाउड मोर एंड मोर वेरिएशंस टू बी जनरेटेड। अगर रिप्रोडक्टिव मोड है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। फिर अगेन, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म्स आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट। जो डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म्स है, ठीक है, डीएनए कॉपी का जो मैकेनिज्म्स है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं है ना। दे आर प्रिसाइज एनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन ए फेयरली स्लो प्रोसेस। और कैसा है वो, एक तरीके से देखेंगे, एक तरीके से क्या है वो, स्लो प्रोसेस है वो, ठीक है। जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है, दे आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, दे आर प्रिसाइज एनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन ए फेयरली स्लो प्रोसेस, राइट। वो एक धीमी गति से होने वाला प्रोसेस है। डीएनए कॉपिंग का जो हम मैकेनिज्म हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए कॉपिंग के मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो एक मैं एंजाइम आपको बता देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए कॉपिंग इज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। वो एंजाइम जो डीएनए कॉपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। सिर्फ आपको याद रखना है ना, सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक। इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, अगर डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म कैसा होगा, लेस एक्यूरेट होगा, मैनी ऑफ द रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर एपरेटस, राइट। इन्होंने ये लिखा है यहाँ पर, अगर डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म है वो कैसा है, कम एक्यूरेट है ना, कम एक्यूरेट है। सो मैनी ऑफ द रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज, जो रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज मिलेंगी हमें, वुड नॉट बी एबल टू वर्क, दे आर नॉट एबल टू वर्क विद इन द सेलुलर एपरेटस, और वो सेलुलर एपरेटस में वर्क नहीं कर पाएंगी, एंड इट वुड डाई, राइट। तो डीएनए कॉपिंग का जो मैकेनिज्म है लेस एक्यूरेट होगा, तो डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन है ना, क्योंकि डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है। अब पहले ही डीएनए कॉपिंग में कुछ एरर है, तो वो एरर क्या होगी, वो आरएनए में जाएगी। आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब क्या, ब्लूप्रिंट जो होगा वो बॉडी डिजाइन का वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, राइट। ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन ए डीएनए कॉपिंग that already has variations accumulated from the previous generations। हर बार क्या होगा, ठीक है, नया वेरिएशन आएगा, न्यू वेरिएशन आएगा, किसमें, ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन ए डीएनए कॉपी। जब डीएनए कॉपी होगा तो वेरिएशन भी आएगा, दैट
ऑलरेडी हैड वेरिएशन, जिसमें पहले से ही ऑलरेडी वेरिएशंस मौजूद हैं, एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, वो प्रीवियस जनरेशन से आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जैसे पहले किसी के डीएनए में वेरिएशन है, वो आगे जनरेशन में जब वो डीएनए कॉपिंग डीएनए जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, फिर वो आगे की जनरेशन में जाएगा तो भी और उसमें वेरिएशन हुआ है ना, तो भी उसमें हमें वेरिएशन हमें देखने को मिलेंगे। तो वो कहाँ से हो रहे हैं, वो दे आर एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन्स, तो पहली वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन्हीं से वो क्या हो रहे हैं, वो वेरिएशंस आ रहे हैं, डिफरेंसेस जो हो रहे हैं ना, डिफरेंसेस जो आ रहे हैं। क्लियर? देन two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variations। बिल्कुल सही बात है, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर, उसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट पैटर्न होगा, ठीक है, डिफरेंट पैटर्न होगा किसका, एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस का, जो उनकी प्रीवियस जनरेशन से जो उनको वेरिएशंस आ रहे हैं, है ना। सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग इंडिविजुअल्स, और ये जितनी वेरिएशंस हैं किस में हमें देखने को मिल रहे हैं, लिविंग इंडिविजुअल्स में देखने को मिल रहे हैं। इट इज एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट्स, तो उसका कोई ऐसा बैड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, उसका कोई, जो ये जितने वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, वेरिएशंस जो भी आ रहे हैं पॉपुलेशन, जो भी इंडिविजुअल में आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इसका कोई ऐसा हमें बैड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, राइट। Combining variations from two or more individuals would thus create new combination of variants। तो अगर हम देखें कि भाई वेरिएशंस को अगर कंबाइन कर दें, ठीक, कंबाइनिंग किससे, दो और मोर इंडिविजुअल से, राइट, देन इट वुड क्रिएट ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट, तो उससे नया कॉम्बिनेशन मिल जाएगा वेरिएंट्स का, है ना। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवल, जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा होगा, वो बिल्कुल नया होगा, ठीक है, नोवल मीन्स न्यू। सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, राइट, तो उसमें क्या होगा, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का रोल होगा, ठीक है, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक, क्योंकि जब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें आधे जीन्स कहाँ से आते हैं, मदर से ट्रांसफ़र होते हैं, और आधे जीन्स कहाँ से होते हैं, कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, फादर से ट्रांसफ़र होते हैं। तो डीएनए उसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का कंबाइन होगा तो वेरिएंट तो आएगा ही आएगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, राइट। फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट्स सच ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम समझना चाह रहे हैं, राइट, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट्स सच ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, राइट। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो डीएनए कंबाइंड हो रहा है वो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का कंबाइन हो रहा है रिप्रोडक्शन के दौरान, है ना, रिप्रोडक्शन के टाइम पर। सो इट इनकॉर्पोरेट्स सच ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, राइट। If each new generation is to be a combination of the DNA copies from two pre-existing individuals, right, तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे कि हर एक नई जनरेशन में क्या होगा, इस टू कॉम्बिनेशन होगा किसका, डीएनए कॉपीज का, कहाँ से, प्रीवियस से हो रहा है वो, है ना, फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग twice the amount of DNA that the previous generation had, right। तो मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है, मतलब ये हुआ कि हर एक नई जनरेशन में क्या हुआ, कॉम्बिनेशन किसका हुआ, डीएनए कॉपिंग का कॉम्बिनेशन हुआ, कहाँ से, प्रीवियस इंडिविजुअल से। तो हर एक नई जनरेशन में क्या होगा, जो डीएनए का कंटेंट है वो क्या हो गया, वो डबल हो गया, ठीक है, जो डीएनए कंटेंट है डबल हो गया, राइट। तो इससे क्या होगा, जो सेलुलर एपरेटस है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेलुलर एपरेटस में मैशअप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, है ना, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, हम इसका भी सॉल्यूशन आपको बताते हैं, राइट। एज ऑर्गेनिजम्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक,
तो क्या लिखा है यहाँ पर, एज ऑर्गेनिजम्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द स्पेशलाइजेशन ऑफ द टिश्यू इंक्रीजेज। मतलब क्या हुआ, जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ गई। कॉम्प्लेक्सिटी किस में होगी, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में। क्यों होगी, क्योंकि सेल है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बना, राइट, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ऑर्गेनिज्म बना, तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। द स्पेशलाइजेशन ऑफ द टिश्यू इंक्रीज, तो स्पेशलाइजेशन किसी भी टिश्यू की क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है ना, राइट। वन सोल्यूशन दैट many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineages of cells in specialized organs which have only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, इन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया था। हमने देखा था कि जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो गया है ना, प्रीवियस जनरेशन से जो आया, जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो गया, और वो सेलुलर एपरेटस के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, राइट। सो वी हैव टू नॉर्मलाइज द डीएनए, हाउ कैन वी डू इट, राइट। तो उसका एक सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पर, वन सॉल्यूशन दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मेंशन्ड अबव। ये प्रॉब्लम ही थी, है ना, प्रॉब्लम थी भाई जिसमें डीएनए कंटेंट जो था वो डबल हो गया था। मेंशन्ड अबव इज टू हैव स्पेशल लीनिएज ऑफ सेल्स। स्पेशल लीनिएज ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ, स्पेशल लीनिएज का सेल्स का मतलब ये हुआ, लीनिएज ऑफ सेल्स का मतलब ये हुआ कि ऐसी सेल्स जो किस से अराइज कर रही हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज कर रही हैं, ठीक है। रुडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी में पॉइंट दिया था एक, all cells arise from the pre-existing cells, so that is the meaning of lineages, ठीक है, lineages of cells, right। So what it will tell, lineages of cells, it tells about the developmental history of tissue or organ, जो उसके डेवलपमेंट की हिस्ट्री है टिश्यू की और ऑर्गन की, वो बताता है वो, है ना, राइट। तो क्या लिखा है यहाँ पर, अबाउट द, देखो इसको दोबारा से देखते हैं हम लोग। वन सॉल्यूशन दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मेंशन्ड अबव इज टू हैव स्पेशल लीनिएजेस ऑफ सेल्स इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, यानी कि स्पेशल लीनिएजेस ऑफ सेल्स हैं कहाँ पर, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में, विच हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, वो हाफ हो गए, हाफ हो गए, ठीक है, हाफ हो गए क्रोमोसोम्स, राइट, एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, और डीएनए का अमाउंट भी क्या हो गया वहाँ पर, आधा हो गया, ठीक है, डीएनए का अमाउंट भी क्या हो गया, वो हाफ हो गया, एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। यानी कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जो डीएनए का कंटेंट है, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो रिड्यूस हो गए, आधे हो गए, ठीक है, किसके मुकाबले में, किसके कंपैरिजन में, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में, राइट। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी। 9th क्लास में एक टॉपिक ऐड हुआ है यहाँ पर, सेल डिवीजन, राइट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल डिवीजन, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, राइट। तो सेल डिवीजन एक सेल डिवाइड कर रही है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच ए सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, ये आपको पता है ना, उसमें कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है, ये हमने पढ़ रखा। कैरियोकाइनेसिस, व्हेन द न्यूक्लियस विल डिवाइड इट इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस, एंड व्हेन द साइटोप्लाज्म विल डिवाइड इट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, राइट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन डिटेल सेल डिवीजन, ठीक है, जो सेल डिवीजन अगर हम डिटेल में देखते हैं तो वहाँ पर 2 उसमें टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, राइट। तो उसकी जरूरत क्यों पड़ गई मुझे बताने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें उसको समझना जरूरी है। ये जो लाइन इन्होंने यहाँ पर लिखी है ना कि भाई हाफ हो गया क्रोमोसोम, हाफ हो गया डीएनए, तो जो माइटोसिस होता है वो आपका सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है, राइट। माइटोसिस इट अकर्स इन द सोमेटिक सेल्स, याद रखना, द माइटोसिस कहाँ पर होगा, सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स का मतलब बॉडी सेल्स के अंदर, राइट। सो माइटोसिस इट अकर्स इन द सोमेटिक सेल्स, वेयर एज मियोसिस अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स। प्लीज लिसन इट केयरफुली जो बोल रहा हूँ आपसे। मियोसिस कहाँ पर होगा, रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स, हम रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स के बारे में, हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो मियोसिस होगा,
तो जो आपका माइटोसिस है वो कहाँ पर मैंने बताया था, सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स के अंदर होता है, और जो आपका मियोसिस होगा वो रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्म सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। माइटोसिस जो होगा, क्रोमोसोम नंबर जो बॉडी के अंदर होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है, उसमें जितना है वो उतना ही मेंटेन रहेगा। लेकिन जब मियोसिस का इवेंट होगा, ठीक है, मियोसिस कहाँ पर हो रहा था, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर हो रहा था, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर हो रहा है ना। तो क्या करेगा मियोसिस में, क्या होगा, जो कंटेंट है, ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर है उसको क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, वो हाफ कर देगा, राइट। सो मियोसिस क्या कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा, आधा कर देगा। ये इस वजह से इन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई एक ऐसा इवेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, हैव special lineage of cells in specialized organs which have only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non reproductive body cells। जो यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर अलग है, और जो तुम्हारा जर्म सेल्स है वहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर वो हो गया, जो जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल्स है वहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। कौन से इवेंट के द्वारा वो रिड्यूस हुआ, ठीक है, कौन सा इवेंट हुआ वहाँ पर, मियोसिस, right। So meiosis is an event which takes place here, right। So meiosis, it occurs in the reproductive cells or germ cells। clear हुई ये चीज, ठीक। then the next point, when germ cells from two individuals combine, जो germ cells हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स की क्या होंगी, वो कंबाइन करेंगी, कब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, राइट। व्हेन जर्म सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंबाइन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, it results in the re-establishment of the number of chromosomes, right, and the DNA content in the new generation, right। तो क्या क्या मतलब हुआ यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है जो जर्म सेल्स है दो अलग अलग इंडिविजुअल्स की, उसमें क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन कब कर रहे हैं, जब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और उससे क्या बना, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ। जब जो नया इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो क्रोमोसोम नंबर है वो रीएस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक। तो रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन, राइट। तो इसको हम समझते हैं कि भाई ये किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखो, क्रोमोसोम्स यू आर अवेयर, ठीक है, क्रोमोसोम्स आपको पता है, क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमा फॉर द कलर एंड सोम फॉर द बॉडी, राइट। ये हमें पता है, इतनी बात हमें पता है। मान लो कोई इंडिविजुअल है, ठीक, कोई इंडिविजुअल है मेल, ठीक, कोई इंडिविजुअल मेल है, मेल के सिंबल हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, मेल के लिए सिंबल आ गया ये, है ना। देन अदर इज फीमेल, ठीक, अदर इज द फीमेल, फीमेल के अंदर क्या होगा, ये सिंबल होगा, राइट। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए, 46, ठीक है, 46 होगा, ठीक है, 46 होगा, ठीक है, 46 होगा, ठीक। और ऐसे क्या होगा, फीमेल के अंदर भी क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, डिप्लॉयड वाली कंडीशन क्या होगी, वो 46 होगी, राइट, ठीक। तो अगर हम इसको, और फर्टिलाइजेशन हुआ कंबाइंड हुआ, तो कंबाइंड करने के बाद ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 20 ये बन जाएगा, ये भी 46 हो जाएगा, है ना, 46 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 46 नॉट 23। आप कहोगे सर ये तो 46 इधर भी लिखा है, 46 इधर भी लिखा है, तो 92 होना चाहिए था। अभी जो हमने समझा, ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा था, जो मियोसिस होगा वो रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्म सेल्स के अंदर होगा, राइट। जो क्रोमोसोम नंबर है वो यहाँ पर एक इवेंट हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक इवेंट हुआ, उसको कहते हैं हम लोग
meiosis, right? The event which will occur here is the meiosis, right? तो meiosis एक event हुआ, ठीक है। जो meiosis event हुआ, क्रोमोसोम नंबर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, यानी कि आधे जीन्स आ गए 23 इधर से मेल से, और आधे जीन्स कहाँ से आ गए, फीमेल इधर से आ गए। तो 23 + 23 कितने हो गए, वो 46 हो गए। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? तो इसका मतलब होगा क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम नंबर क्या हुआ, वो रिड्यूस हो गया, आधा हो गया, किस इवेंट के द्वारा, मियोसिस, राइट। तो तभी हमें जो जो बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहेगा 46 जो रहेगा ह्यूमन बींग्स के अंदर, तभी तो होगा। अगर ये इवेंट नहीं होगा तो यहाँ 92 हो जाएंगे, 92 होंगे तो फिर आगे का प्रोसेस जो होगा जाइगोट का फॉर्मेशन, वो किस तरीके से होगा, नहीं होगा ना, राइट। तो आई थिंक नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है, कि भाई हम इसमें क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, क्या चीज़ एक्सप्लेन। तो क्रोमोसोम नंबर क्या हुआ, 46 है, ठीक है, सेल्स के अंदर 46 है, और ये भी क्या है, फीमेल के अंदर 46। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, राइट, कॉम्बिनेशन हुआ, तो इसमें क्या बना, हमें 46 हमें देखने को मिला, राइट। अब मान लो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट है ना, तो इसके बाद जो क्या होता है, यहाँ पर क्या बना, इसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जाइगोट। जाइगोट के बाद के इवेंट्स, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है फॉर एक्स्ट्राइन फॉर्मेशन, राइट। तो जाइगोट है, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। इसके बाद जो भी इवेंट होंगे, ठीक है, वो उसमें कौन सा ही होगा, माइटोसिस हमें देखने को मिलेगा। meiosis occurs in the reproductive cells, right, and the mitosis occurs in the somatic cells or body cells. If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. यानी कि जो जाइगोट है, ठीक है, तो जाइगोट यहाँ पर बनेगा, अगर उसको ग्रो होना है और डेवलप करना है किसमें, नए ऑर्गेनिज्म में, तो उसके पास क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होनी चाहिए और ऑर्गन्स होने चाहिए, ठीक है, विच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, अगर जाइगोट है, उसको ग्रो होना है और डेवलप करना है किसके अंदर, डेवलप्स इन किस में, ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, विच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स, देन इट हैज़ टू हैव सफिशिएंट स्टोर ऑफ एनर्जी। तो उसके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी का स्टोरेज होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स इट इज सीन दैट द 2 germ cells are not very different from वन अनदर और मे बी सिमिलर। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जिसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, यूनिसेलुलर वी कैन से, ठीक है, यूनिसेलुलर, और जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, तो उसमें क्या देखा गया है, जो जर्म सेल्स है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मोस्टली क्या होगा, वो सिमिलर भी देखने को मिल सकती है ना, जैसे हम किस में पढ़ते हैं, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी में पढ़ते हैं ना, तो उसमें फिर बट एज द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज्ड। लेकिन बॉडी डिज़ाइन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, किसकी तरह, हमारी तरह, मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स की तरह। तो जर्म सेल्स भी क्या होंगी, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी कुछ स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, राइट। वन जर्म सेल इज द लार्ज, एक जर्म सेल है वो कैसी होगी, लार्ज होगी, और उसके अंदर क्या होगा, फूड होगा, ठीक है। वन जर्म सेल इज द लार्ज एंड कंटेन द फूड। अब इन्होंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, कोई स्पेशलाइजेशन, कोई इन्होंने ये नहीं बताया जर्म सेल कौन सी वाली प्लांट की है, एनिमल की है, ये इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो सिर्फ साफ साफ बस एक कॉमन पॉइंट लिखा हुआ है, वन जर्म सेल इज द लार्ज एंड कंटेन द फूड वाइल द अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल। यानी कि एक जर्म सेल लार्ज है और उसके पास क्या फूड है, और जो दूसरा वो है, क्या नाम है, जो दूसरा जर्म सेल है वो कैसी है, वो स्मॉलर है, और उसके पास वो कैसा है, वो मोटाइल है। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सके, विच इज हैविंग द एबिलिटी टू मूव, राइट। द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमीट। जो मोटाइल जर्म सेल है वो क्या है, मेल गैमीट है, राइट। तो मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमीट,
that is able to move, right? And the germ cell containing the food is called the female gamete. और जो germ cell, ठीक है, जिसके पास क्या है, food है, right? ऐसी germ cell and the germ cell which contains the food is called the female gamete. और उसको क्या कहते हैं हम लोग, female gamete कहते हैं. यानी कि अब हम यहाँ पर पहुँच के कि भी मेल गैमीट क्या है और फीमेल गैमीट क्या है. ऑल दीज पॉइंट्स रिटन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है, सारे पॉइंट एनसीईआरटी से ही लिए हैं, लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा इलेबरेट किया है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, राइट. क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं समझेंगे हम लोग तो आगे जो पढ़ोगे आप लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में कैसे होगा, उसको समझने में आपको दिक्कत होगी, राइट. तो ये हमने देखा कि भाई क्या मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा, और वेरिएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर इवोल्यूशन, राइट. वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है, वेरिएशन में री एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है ना. तो ये चीज़ हमने समझी. क्लियर.